हरे कृष्णा साथियों। मैं कविता तोतला, लेक्चरर इन हिंदी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनका मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल के माध्यम से आपको आरपीएससी एग्ज़ाम्स हिंदी से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करवाई जा रही है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं और बहुत ही लाभ ले रहे हैं मेरे बनाए हुए नोट्स का। अगर आपको यकीन ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। आपको सब्सक्राइब करना होगा, नीचे जो लाल लाल बटन दिख रहा है, और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। और यहाँ पर चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आदिकाल पढ़ चुके हैं, भक्ति काल पढ़ चुके हैं और रीति काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बात बताना चाहूँगी कि जब कभी भी मेरा वीडियो आता है और काफ़ी लंबा आपको लगता है कि 45 मिनट या 47 मिनट या और भी कुछ, तो आप परेशान ना हो, आप मेरे वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं उसमें आपको छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ एग्ज़ाम फाइट करने के। तो बहुत सारे बच्चे अगर ये सोचते हैं कि हम इसे स्किप करके और सिर्फ मैटर देखते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो मैं बीच बीच में कहीं बोलती हूँ या फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सा लंबा खिंच जाता है तो वहाँ मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताती हूँ। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, इसे स्किप ना करें, नहीं तो छोटी छोटी चीज़ें ही हमें सफलता की ओर ले जाती है, हमारी जीत को सुनिश्चित करती है। और देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल है और ये हमारा 21वां नंबर का भाग है, यानी 21 नंबर का वीडियो है हिंदी साहित्य के इतिहास का। और इसी चैनल की प्लेलिस्ट में किताबों के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी मैंने सिखा रखे हैं, क्योंकि मैंने खुद इसी तरीके से तैयारी करके और हिंदी की एक सीट ली थी और मैं व्याख्याता बनी। और आज आपको वही तरीके, वही अनुभव मैं शेयर करती हूँ यहाँ पे। और पिछले वीडियो में रीति काल में मैंने एक आपको कुछ लाइन बताई थी, जो लास्ट वाला हमारा वीडियो है पार्ट 20 नंबर, वहाँ पर कल मैंने आपको बताया कि बिहारी सतसई पर जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि बिहारी सतसई जो है उसको पद्म सिंह शर्मा ने क्या कहा, बिहारी को पीयूषवर्षी मेघ कहा। तो देखिए, शायद मुझे लगा कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए कि मैम ये शायद कन्फ्यूज़न है, इसमें आप हमारा कन्फ्यूज़न दूर करें। तो मैंने कल दिन भर शोध किया और किताबों से पढ़ा, तो फिर मैंने भी ये पाया कि शायद वहाँ लिखने में मुझसे कुछ गलती हो गई। तो वहाँ पर राधा चरण गोस्वामी की जगह पद्म सिंह शर्मा लिखा गया, क्योंकि शक्कर की रोटी तो पद्म सिंह शर्मा ने ही कहा है। और लेकिन ये जो पीयूषवर्षी मेघ है, ये जो है वो राधा चरण गोस्वामी ने कहा। तो पिछले वीडियो में जो गलती हमसे हो गई है, यानी मुझसे हो गई है, उसी का सुधार करने के लिए ये जो स्क्रीन पर आपको सामने पेज दिखाई दे रहा है, इस पेज को मैंने यहाँ इसीलिए लिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और मेरे जो नोट्स हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे बिल्कुल मिल रही है। डेली के डेली मैं वीडियो सेंड करती हूँ और उसी दिन मैं उसकी पीडीएफ भेज देती हूँ। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से जाइए, जुड़ जाइए। और कोई भी चार्ज नहीं है, निःशुल्क मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। जैसे ही हमारा ये कोर्स होगा जो मेरे रजिस्टर हाथों से बनाए हुए, उसके बाद मेरे फर्स्ट ग्रेड के भी नोट्स है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स है, बिल्कुल मैं करवाऊँगी प्रोवाइड, आप निश्चिंत रहिए। जितना मुझे ज्ञान है उतना, जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने पढ़ा है, मैं बिल्कुल आप तक पहुँचाऊँगी। धैर्य बनाए रखिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पद्म सिंह शर्मा, बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है, ये किसने कहा? पद्म सिंह शर्मा ने कहा। और बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का घर है, ये कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कुछ कोटेशन है मैंने ले लिए, मैंने कहा ये आपको काम भी आएंगे इस वजह से, ठीक है, तो लिख लीजिए। अब देखिए, राधा चरण गोस्वामी का नाम आता है तो बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी ब्रज श्याम है जिनके उदय होते ही सूर और तुलसी आच्छादित हो जाते हैं। और मैं उस स्टूडेंट का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिसने मुझे इस चीज़ से अवगत कराया। नाम तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानती, क्योंकि उन्होंने मुझे मैसेज करके ही कहा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही चीज़ें देखो, जब व्यक्ति क्या है ना कि गलतियाँ पकड़ना सीख जाता है तो वो सफलता के बहुत करीब होता है। अब भले ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ
तो देखिए गलतियाँ तो इंसान से ही होती है, कोई भगवान तो मैं भी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप मिस्टेक्स पकड़ कर लाएँ और वही बच्चा सक्सेस होता है जो टीचर से सबसे ज़्यादा प्रश्न करता है। और मैं भी बहुत क्यूरियस थी, मुझसे भी मेरे टीचर्स परेशान ही रहते थे। इतना पढ़ो कि पढ़ाने वाला आपसे परेशान हो जाए, वो खुद ढूँढने पे मजबूर हो जाए कि आखिर मेरे पढ़ाने में क्या कमी रह गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हैं, मुझे नाम नहीं है लेकिन कुछ के नाम लूँगी, जैसे नीलोफर है, गणेश जी चंदेल है, और एक रेशम बाई, कुछ रोशन बाई, ऐसा ही कुछ नाम, और क्या बोलते हैं कमला, क्या नाम है मुझे, कैलाश कुमार जी। बहुत सारे बच्चे मुझसे आत्मीयता से जुड़े हैं। देखो सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे, मैं ले नहीं पा रही हूँ, पर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं मेरे साथ। और जितना अच्छे से आप पढ़ रहे हैं मैं उतनी ही उत्साह से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अभी देखिए 9 बजे मुझे स्कूल जाना है, और घड़ी में जब मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ ना, इस वक्त अभी 8:05 हो रहे हैं। मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैंने अभी 9 बजे मुझे जाना है और मैं 8 बजे बैठ के आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। अब देखो मैं कितना कर पाती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको मेरी स्टडी समझ आती है, पसंद आती है, क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ, मुझे पैसा नहीं मिलता इससे। अगर आप सोच रहे हो कि मैडम को पैसा मिलेगा, सिर्फ मोटिवेशन मिलेगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे नित्य प्रतिदिन। अब देखिए राधा चरण गोस्वामी कहते हैं कि बिहारी ऐसे पीयूष वर्णी ब्रज श्याम है जिनके उदय होते ही सूर्य और तुलसी क्या हो जाते हैं, आच्छादित हो जाते हैं। अब देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहेंगे, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का मन मोह रही है, यह उनके हृदय का हार बनी हुई है और बनी रहेगी। आगे देखिए राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं, ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कविता की यह भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन कला की बारीकी पसंदी के समानांतर चलती है। यह संदर्भ में बिहारी की रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि कहा जा सकता है। तो ये कुछ लाइनें थी जो आप याद कर लीजिए। अब कल हमने जितना पढ़ा था, कल हम कुछ कवि पढ़ रहे थे, अब उससे आगे के कवि देखेंगे रीतिकाल के। तो आगे नाम आता है कुलपति मिश्र का। ये बिहारी के भांजे थे। कुलपति मिश्र कौन थे, भांजे। जयपुर नरेश जय सिंह के पुत्र राम सिंह के आश्रित कवि थे। कुलपति मिश्र कौन थे, एक तो बिहारी के भांजे थे और एक राम सिंह के क्या थे, आश्रित कवि थे। अब देखिए कुलपति मिश्र ने क्या क्या लिखा, रस रहस्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में रस रहस्य को ही पूछा जाता है। ठीक है, रस रहस्य, संग्राम सार, दुर्गा भक्ति चंद्रिका, ये क्या है, ये इनके प्रमुख प्रमुख ग्रंथ है कुलपति मिश्र के। अब देखिए इनके अंदर क्या क्या है वो हम देखेंगे। संग्राम सार क्या है, महाभारत के द्रोण पर्व का, मतलब संग्राम सार में क्या है, महाभारत के द्रोण पर्व का पद्यानुवाद है। ठीक है, और दुर्गा भक्ति चंद्रिका में क्या है, दुर्गा सप्तशती का पद्यानुवाद है। अब आगे देखो, अब रस रहस्य क्या है ना, रस रहस्य क्या है, तो रस रहस्य जो है वो मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद है, यानी आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश लिखा। जब हम एमए का पाठ करेंगे और वहाँ पर रस निष्पत्ति या ध्वनि संप्रदाय या फिर काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, ये सब हम पढ़ेंगे, वहाँ आपको ये मम्मट देखने में भी मिलेगा, सुनने में भी मिलेगा, और इनकी रचनाओं में क्या क्या है वो भी मिलेगा। तो मम्मट ने लिखा था, काव्य प्रकाश बहुत ही फेमस है, उसी का छायानुवाद क्या है, रस रहस्य है। अब देखिए कुछ लाइन्स है जो कुलपति मिश्र के लिए आलोचकों ने या विचारकों ने कही है। ये आचार्य पहले हैं और कवि क्या है, बाद में है। किसने कहा, नगेंद्र ने कहा। रीति काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। कौन, कुलपति मिश्र। कौन कहता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि की परंपरा में आने वाले इस युग के दूसरे महत्वपूर्ण आचार्य कौन है, कुलपति मिश्र है, यानी चिंतामणि की ही परंपरा में है, पर नंबर कौन सा है, दूसरा है। कौन कहता है, नगेंद्र कहता है। किसके लिए कहता है, कुलपति मिश्र के लिए कहता है। देखिए फिर से वही आदत मेरी, आपको हंसी आती होगी लेकिन ये मेरी बहुत अच्छी आदत है, और अगर आप अपनाएंगे तो मुझे याद करेंगे। देखना, मैंने एक जैसे जो भी आते थे उनको पहले भी बताया कि लिख दिया करती थी, पिछले वीडियो में हमने देखा और यहाँ भी देखो।
रस रहस्य कुलपति मिश्र, रसार्णव सुखदेव मिश्र, रस विलास देव, रस पीयूष निधि सोमनाथ, रस प्रबोध रसलीन। देखिए सारे रस 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 रस। अब दिक्कत हो जाती ना, कैसे पढ़े कितना पढ़े समझ नहीं आता, तो ये इस तरीके से लिख लीजिए। और छंदोर्णव पिंगल किसका है? भिखारी दास का। आगे आइए, अब देखिए यहाँ पर देव के लिए कुछ लाइन है। ये 100% कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ कोई प्रश्न है जिसे मैंने यहाँ लिखा है, जो अक्सर आपको हर वीडियो में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे दाएं बाएं देखने को मिल रहा है। ये पुराने पेपर्स में आए हुए प्रश्न है, तो मुझे जहाँ से भी कुछ मिलता मैं मेरे इन नोट्स में उनको डाल देती थी, ताकि जब मैं रिवीजन करूँ तो मुझे इधर उधर से बार बार इकट्ठा करने की ज़रूरत ना रहे, एक ही जगह सब कुछ मिल जाए। अब देखो, इनका देव सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। इनका कौन है? देव का, है ना। तो इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीति काल के कवियों में देव बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न थे। ये रामचंद्र शुक्ल ने कवि देव के लिए कहा है, ठीक है। और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आया हो प्रश्न, आरपीएससी के एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे देव को। देव का वास्तविक नाम क्या है? देवदत्त द्विवेदी। अब देखो, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भूषण का वास्तविक नाम बताना है। पहले मैंने आपको चिंतामणि का वास्तविक नाम पूछा था, बहुत सारे बच्चों ने बताया। देखो मुझे नाम याद नहीं रहते हैं आपके, लेकिन जिन जिन बच्चों ने इसका आंसर दिया बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। और एक अध्यापिका होने के नाते मैं उन्हें कहना चाहूँगी, गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, है ना। तो अब आप मुझे बताएंगे भूषण का वास्तविक नाम क्या था कमेंट सेक्शन में, और लाइक ज़रूर करेंगे। जिस वक्त आप मुझे ये आंसर बताएंगे उसी वक्त वीडियो को लाइक करेंगे। मुझे पता चल जाएगा कि जितने बच्चों ने आंसर दिए उतनों को ही समझ में आ रहा है कि पढ़ाया क्या जा रहा है। तो देव का नाम था देवदत्त द्विवेदी। और अब देखिए कुछ लाइन्स हैं जो अलग अलग विद्वानों ने कही है। यह आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। कौन? देव आते हैं, और ऐसा मानते हैं शुक्ल। देव रीतिकालीन कवियों में अत्यंत ही प्रतिभाशाली कवि और आचार्य थे, ये बच्चन सिंह का कहना है। वे मादक सौंदर्य के कवि थे, यानी देव एक मादक सौंदर्य के कवि थे, ये बच्चन सिंह ने कहा। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने देव को क्या माना? हित हरिवंश का अनुयायी बताया। और देव के ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी एक राजा के आश्रय में कभी भी टिक कर नहीं रहे। वैसे ये टी छोटा आता है, यहाँ बड़ा नहीं आता है, गलती से लिखा गया है। और देखो ये कभी भी कहीं टिक कर नहीं रहे, अलग अलग राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन जो सबसे अधिक संतुष्टि देव को मिली वो भोगीलाल के आश्रय में मिली। भोगीलाल के आश्रय में रहते हुए इन्होंने रस विलास की रचना करी थी, यानी रस विलास ग्रंथ जो इन्होंने लिखा, कहाँ लिखा? भोगीलाल के आश्रय में। अब देखिए रस विलास की कुछ पंक्ति है। भोगीलाल भूप लाख पाकर लवैया, जिन्हें लाख खर्ची रची आखर खरीदे हैं। ये रस विलास की पंक्तियां हैं जो भोगीलाल के आश्रय में रहकर लिखी गई। कृतियां कौन कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि है और इनकी रचनाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, जाति विलास, कुशल विलास, देव चरित्र, अष्टयाम, प्रेम तरंग, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक, देव माया प्रपंच, ठीक है, और शब्द रसायन, है ना। ये किसकी है? ये देव की रचनाएं है। इधर देखिए मैंने कुछ लिखा है कि श्रृंगार विलास और सुजान विलास किसकी है? तो ये है सोमनाथ की। इधर देखो सुजान विनोद किसकी है? देव की। तो ये एक जैसी है, तो आप इनको याद कर लेना। देखिए मैंने यहाँ लिखा है सुजान रसखान, ये सही नहीं दिख रहा होगा, मैं बोल रही हूँ। सुजान रसखान रसखान की है, सुजान विनोद देव की है, सुजान चरित्र सूदन की है, सुजान विलास सोमनाथ की है। समझ में आ गया? और सुजान हित प्रबंध ये घनानंद की है। ये साफ नहीं दिख रहा है, मैं बोल रही हूँ, जैसा आप इनको लिख लीजिएगा। राग रत्नाकर में क्या है? राग रागिनियों का वर्णन और एक संगीत विषयक ग्रंथ है। कौन सा? राग रत्नाकर। अष्टयाम में तत्कालीन नरेशों के 8 प्रहर चलने वाले भोग विलास का वर्णन है। आचार्य देव का पहला ग्रंथ माना जाता है भाव विलास। इसी रचना करी थी 16 वर्ष की अवस्था में
नायक नायिका भेद वर्णित है। अष्टयाम और भाव विलास ये दोनों ही ग्रंथ औरंगजेब का एक बेटा था आजम शाह, उसको सुनाए थे सबसे पहले। जाति विलास क्या है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और जाति विलास में भिन्न भिन्न प्रदेशों और जातियों की स्त्रियों का वर्णन है। ठीक है, यह ग्रंथ रहीम के नगर शोभा के अनुकरण पर लिखा है। ये मैं पहले बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि देव ने जो जाति विलास लिखा ये रहीम के नगर शोभा के अनुकरण पर लिखा। देव के जाति विलास के अनुकरण पर फिर भिखारी दास ने क्या लिखा, रस सारांश। यानी देव ने जाति विलास लिखा रहीम के नगर शोभा पर, और देव के जाति विलास के अनुकरण पर भिखारी दास ने रस सारांश लिखा, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक अनुकरण किया गया। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। तो देव माया प्रपंच जो है वो संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का क्या है, अनुवाद है, ये देव ने लिखा है। भाव विलास में नायक नायिका भेद वर्णित है। देव चरित्र क्या है, कृष्ण के जीवन से संबंधित है। एनवीएस 2019 में पूछा गया, ये परीक्षा मैंने दी थी और एनवीएस लेक्चरर के अंदर में 0.26 से रह गई थी। तब मुझे बहुत ही गंभीर दुख हुआ था और उसके बाद से मैंने अपने आप को इतना खपा दिया कि मैंने ये आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड फाइट कर लिया था। ये जहाँ जहाँ एनवीएस के प्रश्न आ रहे हैं ना, इन्होंने मुझे बहुत ही, वो कहते हैं ना, मानसिक प्रताड़ना दी है। एक तरह से मैं बहुत दुखी हुई क्योंकि मात्र 0.26 से मैं वहाँ लेक्चरर बनने से रह गई थी। तो वहीं के प्रश्न मैंने यहाँ नोट किए। ठीक है, ये जीवन से संबंधित है। देव शतक अध्यात्म संबंधी रचना है जिसमें जीवन और जगत की असारता वर्णित है। आचार्य देव अपने ग्रंथों को काट कर अन्य बनाने की कला में निपुण थे, ऐसा कहते हैं बच्चन सिंह। आचार्य देव ने छल नामक 34वें संचारी भाव की कल्पना करी और आचार्य शुक्ल ने छल का जो समावेश है इस छल भाव का अवहिता में मान लिया। इन्होंने तात्पर्य वृत्ति नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की। शब्द शक्तियाँ आपने 3 पढ़ी है ना, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, लेकिन एक चौथी शब्द शक्ति है वृत्ति। तो इस वृत्ति को चौथी शब्द शक्ति किसने माना, तात्पर्य वृत्ति नामक जो शब्द शक्ति है वो किसने मानी, देव ने मानी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, व्यंजना अधम रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ये देव की प्रसिद्ध 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 पंक्तियाँ है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। देव ने 34वें संचारी भाव की कल्पना की। देव ने तात्पर्य वृत्ति नामक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की। ये फिर से वही है कि जहाँ मुझे लगता था कि मुझे लिख देना चाहिए मैं लिख दिया करती थी। अब देखो, सोमनाथ भरतपुर नरेश बदन सिंह के पुत्र और प्रताप सिंह के आश्रित कवि थे। यानी बदन सिंह का तो बेटा था और प्रताप सिंह के आश्रित कवि यानी प्रताप सिंह के राज्य में ही थे। ठीक है, सुजान विनोद लिखी देव ने, या मैंने लिख दिया होगा, कहीं कंपेयर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इनकी रचनाएं सोमनाथ की, रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, कृष्ण लीलावती, सुजान विलास। ये देखो, सुजान विनोद देव की सुजान विलास, सोमनाथ की माधव विनोद, और पंचाध्याय। केवल पंचाध्याय नाम आएगा तो सोमनाथ का है, लेकिन अगर रास पंचाध्यायी नाम आ जाएगा तो वो हो जाएगी नंददास की। ठीक है, माधव विनोद संस्कृत के नाटक मालती माधव का पद्यानुवाद है, ये माधव विनोद। अब है पंचाध्याय में क्या है, रास लीला का वर्णन है। सुजान विलास सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद है, यानी सुजान विलास जो इन्होंने लिखा है सोमनाथ ने, ये सिंहासन बत्तीसी का पद्यानुवाद है। सुखदेव मिश्र क्या है, इन्हें कविराज की उपाधि प्राप्त थी। तो सुखदेव मिश्र को किसकी उपाधि प्राप्त थी, कविराज की। कृतियाँ कौन कौन सी, फाजिल अली प्रकाश और रसार्णव। एक छंदोर्णव पिंगल अभी हमने पढ़ा, वो तो है भिखारी दास का, और ये है रसार्णव सुखदेव मिश्र का। कविराज शिरोमणि, इनको किसने कहा, पद्माकर भट्ट जयपुर के प्रताप सिंह ने इनको, मतलब यहाँ पर यह आ रहा है, अब ये नहीं रहे, कुछ अलग बात बता रही हूँ। ये देखिए, सुखदेव मिश्र के बारे में नहीं है, ये यहाँ तक ही था, ये कुछ अलग है। कविराज शिरोमणि किसे कहा गया, पद्माकर भट्ट को, और किसने कहा, जयपुर के प्रताप सिंह ने। कवि भूषण, ये भूषण। कवि सम्राट अयोध्या से उपाध्याय हरिओद को, और कविराज सुखदेव मिश्र को। याद करने के दृष्टिकोण से कविराज किसे कहा गया, सुखदेव मिश्र। कवि सम्राट अयोध्या से उपाध्याय हरिओद, कवि भूषण भूषण को, कविराज शिरोमणि पद्माकर भट्ट को। अलग अलग उपाधियां अलग अलग को दी गई।
कालिदास त्रिवेदी ने लिखा कालिदास हजारा वारवधु विनोद। कालिदास हजारा में 212 कवियों की 1000 कविताएं संकलित है। अब आते हैं नेवाज। शकुंतला नाटक के रचयिता है नेवाज। दोहा, चौपाई और सवैया छंद में रचित पद्य नाटक है ये। ठीक है, अब आगे देखिए श्रीधर। ये आते हैं हमारे श्रीधर। जंगनामा के रचयिता है श्रीधर और रणमल छंद भी लिखा है श्रीधर ने। और इनकी कृति में फर्रुख सियर और जहांदार शाह का युद्ध वर्णित है। सुरती मिश्र रीति काल के प्रसिद्ध टीकाकार माने जाते हैं। बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर इन्होंने टीकाएं लिखी है। किसने? सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई, कवि प्रिया, रसिक प्रिया पर टीका लिखी। बिहारी सतसई पर लिखी गई टीका का नाम क्या है? सुरती मिश्र ने, देखो सुरती मिश्र ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी उसका नाम है अमर चंद्रिका। ठीक है, और मैंने आपको एक पहले बताया था, उसका आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि लल्लू लाल ने बिहारी सतसई पर जो टीका लिखी उसका क्या नाम था। ठीक है, वो आप मुझे बताएंगे। अलंकार माला इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? सुरती मिश्र का, जो महाराजा जसवंत सिंह के भाषा भूषण के अनुकरण पर लिखा गया। समझ में आई बात? यानी अलंकार माला सुरती मिश्र का है, महाराजा जसवंत सिंह का जो भाषा भूषण है उस पर लिखा गया, उसके अनुकरण पर लिखा गया। ये कॉलेज 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ये वाला कॉलेज लेक्चरर में। अब देखिए, अली मुसाहिब खां रीति काल में हास्य रस परक रचना करने वाले एकमात्र कवि है अली मुसाहिब खां। इन्होंने लिखा है खटमल बाईसी। ठीक है, अब आएंगे रसलीन साहब। वास्तविक नाम है इनका सैयद गुलाब नबी, जो कि रसलीन सैयद गुलाब नबी इनका नाम है। इनकी रचना है रस प्रबोध और अंग दर्पण। और इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं रसलीन की, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जय चितवत एक बार। ये इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जहाँ जहाँ पंक्तियाँ आई हैं आपको याद रखनी है, क्योंकि मैं इन नोट्स में वही पंक्तियाँ हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है, इसीलिए छोड़िएगा मत। पद्माकर भट्ट, क्या क्या लिखा इन्होंने? हिम्मत बहादुर विरदावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप शाही, विरदावली, कली 25, राम रसायन। ठीक है, अलंकार निरूपण और रस निरूपण अब क्या है वो हम देखते हैं। पद्माभरण और जगत विनोद लक्षण ग्रंथ है। पद्माभरण तो अलंकार निरूपण ग्रंथ है और जगत विनोद रस निरूपण ग्रंथ है। समझ में आ गई बात? जिनकी रचना इन्होंने जयपुर में रहकर की थी। प्रबोध पचासा इनका वैराग्य और भक्ति का ग्रंथ है। देखो, शब्द रसायन और काव्य रसायन किसका है? देव का। और राम रसायन पद्माकर का। ये फिर से ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, जयपुर नरेश प्रताप शाही ने इन्हें किसको? पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। जगत विनोद में रस निरूपण और पद्माभरण में अलंकार निरूपण किया गया। प्रबोध पचासा वैराग्य भक्ति से है। राम रसायन वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है। अब देखिए कुछ लाइन्स है जो विद्वानों ने कही पद्माकर भट्ट के लिए। ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल में बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। कौन? पद्माकर भट्ट। किसने कहा? शुक्ल ने। जिस प्रकार अपनी परंपरा के ये परमोत्कृष्ट कवि है, उसी प्रकार प्रसिद्धि में भी अंतिम थे। कौन? पद्माकर भट्ट। किसने कहा? शुक्ल ने। पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम बड़ा कवि माना जाता है। ठीक है, पद्माकर को रीतिकाल का अंतिम बड़ा कवि। अब देखो, लक्षण ग्रंथों को लिखने वाले या रीतिकाल का अंतिम सबसे बड़ा कवि अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो कौन है? पद्माकर भट्ट। प्रश्न की प्रकृति पर पूरा फोकस कीजिएगा। मैं बार बार आपको कहती हूँ, जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाए वैसा ही आपका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रीतिकाल से संबंधित हमने मुख्य मुख्य कवि देखे, और जहाँ पर कन्फ्यूज़न था कल वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ सारा। ठीक है, अगला पार्ट हम रीतिकाल का और पढ़ेंगे, जो आगे से आगे जो भी काव्य धाराएँ हैं जो हमने पहले पढ़ी है। तो अगर आप
इस वीडियो को पहली बार सुन रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो भी बच्चे इससे जुड़े हैं अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कितनी बार पता नहीं चलता है कि वीडियो कब आके निकल जाता है। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो वीडियो कोई भी मिस नहीं होगी टेलीग्राम पे, क्योंकि मैं वो नोट्स उसी दिन शेयर करती हूँ। तो लिखने में भी फिर अगर वीडियो निकल गया तो फिर आपको लिखने में भी दिक्कत आएगी। तो आप इसकी मुझसे जुड़ जाइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताते रहिए। अगर कहीं पे कुछ पकड़ते भी है, कुछ मिस्टेक्स भी होती तो ज़रूर बताइए। और उन बच्चों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस प्रश्न के सारे डाउट्स को क्लियर करवाया। और लाइक ज़रूर कीजिए, जाने से पहले मुझे बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और कैसा लगता है, क्या लगता है, और निश्चिंत होकर पढ़िए, बिल्कुल धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए। जितना मैं पढ़ाती हूँ बस उसको याद कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। घबराइए मत, वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, समय लगेगा, आराम से निश्चिंतता से पढ़ते रहिए। और फर्स्ट ग्रेड में आपको फर्स्ट पेपर के लिए कैसे पढ़ना है ये मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, कि फ़र्स्ट पेपर को आपको सब्जेक्ट के साथ लेके किस प्रकार से चलना है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इसके लिए मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आपको कैसे दोनों पेपर को साथ लेके चलना है, कैसे आपको पढ़ना है। तो अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे रीतिकाल, तो मैं कुछ कुछ टिप्स आपको वैसे भी बताती रहती हूँ, तो मैं ऐसे ही बताती रहूँगी। अब आगे रीतिकाल का हम नया पढ़ेंगे जिसमें और अलग अलग धाराएँ पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।